हाँ, गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार गौरव। हाँ बेटा, आवाज आ रही है ना? हाँ प्रवीण। प्रवीण, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है ना? क्या लिखा? हाँ, वॉइस इज क्लियर। चलो ठीक है। और कोई नहीं आया क्लास में? तो पिछली बार हमने स्टार्ट क्या किया था? याद है कुछ? हाँ, पिछली बार हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे थे। कर ही दिया था ऑलमोस्ट। वही मैं लिखने वाला हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने अभी तक सिर्फ टेस्टिस के बारे में ही पढ़ा। मैंने तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस का ही स्ट्रक्चर बताया है ना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वी हैव डिस्कस्ड ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इन डिटेल। आज आगे बढ़ाएंगे हम इस प्रोसेस को। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक मिनट, मुझे डायग्राम लेके आने दो। एक। हाँ जी भाई, मैं डायग्राम अभी लेके आ रहा हूं, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कॉपी इमेज एड्रेस। गुड आफ्टरनून अभिषेक। ये रहा एक डायग्राम हमारा। दूसरा डायग्राम भी लाऊंगा मैं। थोड़ा सा वेट करो तुम। बस बस, थोड़ा सा वेट करना है और ये हमारा काम हो गया। कॉपी इमेज एड्रेस। गुड आफ्टरनून अभिषेक। बस मुझे ये बताओ, आवाज आ रही है ना दोनों को?
हाँ जी, देख लो, दो डायग्राम्स हमने यहां पर लगाए हैं, दोनों सही से दिखाई दे रहे हैं ना? क्या बात है, बढ़िया है। हाशिर ज्वाइन किया है, प्रवीण कुमार ज्वाइन किया है, अभिषेक मौर्य ने ज्वाइन किया है। प्रवीण कुमार राय कहाँ है आज? तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताया। मैंने तुम लोग को बताया था कि टेस्टिस कहां पर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। अब देखो, टेस्टिस के पीछे ये देख लो भाई, ये पार्ट, जिस पार्ट में मैंने शेड मारा, हर टेस्टिस के पीछे एक कॉइल्ड ट्यूब होता है। तुम लोग पिछले डायग्राम्स में देख सकते हो, ईच एंड एवरी टेस्टिस हैज अ कॉइल्ड ट्यूब एट द बैक रीजन। बैक रीजन पे कॉइल्ड ट्यूब है। इस कॉइल्ड ट्यूब को बेटा हम एपिडाइडिमिस बोलते हैं। अब मैं क्या करूं भाई, मैथ में 12 स्टूडेंट है तो यहां पर कम है, कोई नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू। मैंने क्या बोला, तुम बस ध्यान दे दो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हर टेस्टिस के बैक साइड पे कॉइल्ड ट्यूब होता है। द कॉइल्ड ट्यूब इज नोन एज एपिडाइडिमिस। ये वाला डायग्राम जो है, कलरफुल डायग्राम, ये साइड व्यू है और ये वाला फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में भी देख सकते हो, साइड व्यू में भी देख सकते हो। ठीक है जी। इस एपिडाइडिमिस के मैंने बोले थे 3 पार्ट्स, अगर तुम लोग को याद हो। एक था कापुट एपिडाइडिमिस। कापुट एपिडाइडिमिस तुम लोग को अगर याद हो तो मैंने कहा था एपिडाइडिमिस हैज 3 पार्ट्स। कापुट एपिडाइडिमिस, कापुट एपिडाइडिमिस मतलब एपिडाइडिमिस का हेड पोर्शन। देन कॉर्पस एपिडाइडिमिस मतलब एपिडाइडिमिस का मिडिल पोर्शन। देन कॉडा एपिडाइडिमिस मतलब एपिडाइडिमिस का कौन सा पोर्शन, टेल पोर्शन। एंड दिस वन इज द टेल पार्ट। ठीक है भाई, इतना क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका। ठीक। एपिडाइडिमिस का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन? एपिडाइडिमिस में स्पर्म्स का थोड़ा सा मैचुरेशन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, लेकिन स्पर्म्स का कंप्लीट मैचुरेशन नहीं होता। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। अब आप बोलोगे सर स्पर्म्स आए कहां से? मैंने कहा था पिछली क्लास में, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बने। अरे भाई, मुझे डायग्राम इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है ना। तुम बस ये वाला डायग्राम फेयर में बनाओ, वही काफी है। जो फ्रंट व्यू वाला डायग्राम है, इतना सारा काहे बना लोगे? ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, एपिडाइडिमिस का फंक्शन क्या है? एपिडाइडिमिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म कहां से आया? टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बना। टेस्टिस में कहां से? टेस्टिस में बने थे स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स बाहर निकले, किसके थ्रू? रेटी टेस्टिस के थ्रू। रेटी टेस्टिस से बाहर निकल के स्पर्म्स आए वासा इफरेंशिया में, पिछले डायग्राम में देख सकते हो। वासा इफरेंशिया से बाहर निकल के आए एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस के कौन से पार्ट में? कापुट एपिडाइडिमिस में। पिछले क्लास के डायग्राम को अगर देखोगे पता चलेगा, वासा इफरेंशिया छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। वो अराइज होते हैं कहां से? वो अराइज होते हैं रेटी टेस्टिस से। टेस्टिस के अंदर एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस।
उनको वासा इफरेंशिया बोलते हैं। वासा इफरेंशिया ज्वाइन होते हैं एपिडाइडिमिस के हेड पोर्शन के साथ, जिसको हमने कापुट एपिडाइडिमिस बोला। फिर इस पूरे एपिडाइडिमिस के अंदर स्पर्म्स का मैचुरेशन हुआ और ये स्पर्म्स काड़ा एपिडाइडिमिस से बाहर निकल के यहां यहां चले जाते हैं। कौड़ा एपिडाइडिमिस से बाहर निकल के यहां चले जाते हैं। देख लो भाई, कौड़ा एपिडाइडिमिस मतलब टेल। एपिडाइडिमिस के टेल से एक लंबा सा ट्यूब अराइज होगा। इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? द ट्यूब इज नोन एज सेमाइनल डक्ट, या इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्योंकि एपिडाइडिमिस दो है, टेस्टिस दो हैं, तो स्पर्म डक्ट्स भी दो होंगे। ये रहा एक स्पर्म डक्ट और दूसरी तरफ दूसरा। बेटा, स्पर्म डक्ट का एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज वास डेफरेंस। यहां पर तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो वास डेफरेंस है कहां से अराइज हुआ, मैं यहां लिखता हूं। कॉर्डा एपिडाइडिमिस गिव्स राइज टू वास डेफरेंस, गिव्स राइज टू वास डेफरेंस। दो वास डेफरेंस निकलेंगे। ये वास डिफरेंस क्या काम करेंगे? दे विल मूव अपवर्ड्स। देख सकते हो सक्रोटल सैक से ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ बोले तो एब्डोमेन की तरफ। और एब्डोमेन में ये देखो, ये एब्डोमिनल रीजन में पहुंच गया वास डिफरेंस। एब्डोमेन में ये यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से आएगा। ये देखो भाई, ये यूरिनरी ब्लेडर है। यहां देखो, ये रहा वास डिफरेंस, और ये एक्चुअली यहां पर थोड़ा गलत दिखाया है। यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से आता है। दूसरा वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से आता है। ये देखो, दोनों वास डिफरेंस, दो साइड के वास डिफरेंसेस, दो साइड के स्पर्म डक्ट्स यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से आते हैं, और यहां पर देख लो ये ज्वाइन होते हैं। यहां पर ज्वाइन होने के बाद एक ही डक्ट बाहर निकलता है, देख सकते हो, ये इकलौता डक्ट। लेकिन इस इकलौते डक्ट के बनने से पहले इन वास डेफरेंस में दो बड़े से ग्लैंड्स ज्वाइन होते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा? चलो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो, जल्दी करो, दूसरे पेज पे बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो प्लीज। हाँ, शेयर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर से इसी डायग्राम को खींच के लाऊंगा। रुको, क्या बोल रहे हो तुम? वास डिफरेंस कभी स्पर्म से फुल नहीं होता। अरे भाई, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते रहेंगे, वो वास डिफरेंस से बाहर आते रहेंगे, फिर लंबा रास्ता है। ये फुल कैसे होगा भाई? फुल तभी होगा ना वास डिफरेंस जब टेस्टिस से स्पर्म्स बाहर निकलेंगे। जब तक स्पर्म्स टेस्टिस से एपिडाइडिमिस से बाहर नहीं निकलते, तब तक वो फुल थोड़ी होगा। वास डिफरेंस में स्पर्म्स तभी आएंगे जब कोई स्टिमुलेशन मिलेगा, जब बंदा सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा फीमेल पार्टनर के साथ, तब स्टिमुलेशन से टेस्टिस से स्पर्म्स निकलेंगे, वही वास डिफरेंस में आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, तुम इस डायग्राम को देख लो, ये वास डिफरेंस आया पूरा, यहां से देख लो, ये वास डिफरेंस आया, दूसरे साइड का दूसरा वास डिफरेंस बोले तो स्पर्म डक्ट। ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद हर वास डिफरेंस के साथ एक बड़ा सा ग्लैंड ज्वाइन होता है। मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। ये लो भाई, ये ग्लैंड, इस वास डिफरेंस के साथ एक ग्लैंड ज्वाइन हुआ। ये लो, इस तरह इस वास डिफरेंस के साथ ग्लैंड ज्वाइन हुआ। इस ग्लैंड का नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल।
मैं अगर अलग से ड्राइंग बनाने की कोशिश करूं तो ये मान लो यहां से आया वास डिफरेंस, राइट? स्पर्म डक्ट, इस स्पर्म डक्ट पे यहां पर ज्वाइन हुआ ग्लैंड, द ग्लैंड इज सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, राइट? ये लो, यहां से देख लो भाई, ये दूसरा वास डिफरेंस, इस वास डिफरेंस के साथ भी सेमिनल वेसिकल ज्वाइन हुआ, तब जाके बाहर एक कॉमन पाथवे आएगा। ठीक है ना भाई? एक मिनट, इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से ड्रा करने की कोशिश करूंगा। लेट मी रब दिस। एक मिनट भाई। ये मान लेते हैं यूरिनरी ब्लेडर, लेट इट इज अ यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर से निकला यूरेथ्रा। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। यहां से आया, ये रहा सेमिनल वेसिकल, ये रहा सेमिनल वेसिकल। अब मैं क्या करने वाला हूं, इधर देखो, ये रहा हमारा स्पर्म डक्ट। इस डायग्राम में जो दिखाने की कोशिश करी है इसने, वो कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाया है। देखो भाई, ये वाला जो है जिसपे मैं ब्लू शेड मार रहा हूं, ये स्पर्म डक्ट्स। तुम दोनों, मेरा हाथ का बनाया हुआ डायग्राम और जो ओरिजिनल पिक्चर है दूसरे साइड में, दोनों को तुम देख के कंपेयर कर सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज द, हाँ, हाँ जी, क्या है ये? स्पर्म डक्ट बोलो या वास डेफरेंस बोलो, एक ही बात। दो स्पर्म डक्ट्स, ये स्पर्म डक्ट यहां से आया और ये यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से क्वाइल होके आया। ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है ना जी? तो वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से आया, और ये वास डिफरेंस को ज्वाइन होना है किसके साथ? ये क्या है? दिस इज यूरिथ्रा। दोनों वास डिफरेंसेस को ज्वाइन होना है यूरिथ्रा के साथ। यूरिथ्रा कहां से अराइज हुआ? यूरिनरी ब्लेडर से। लेकिन ये वास डिफरेंस यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन होने से पहले एक बड़े से ग्लैंड के साथ ज्वाइन होता है। इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। ध्यान से देखो तुम, सेमिनल वेसिकल का अपना डक्ट है, इस डक्ट को हम बोलेंगे सेमिनल डक्ट। ये रहा वास डिफरेंस, तो यहां से ऊपर से आया वास डिफरेंस, ये रहा सेमिनल वेसिकल का डक्ट। जब ये दोनों ज्वाइन होंगे तो एक छोटा सा डक्ट बनेगा। उस डक्ट का मैं पिंक कलर से शेडिंग करूंगा। ये दिस पार्ट, ये वाला जो डक्ट है भाई, और ये वाला जो डक्ट है, कैसे बने ये डक्ट्स? जो पिंक कलर के मैंने शेड मारा, ये डक्ट जो है इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट्स। हाउ दिस इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड? बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट दो डक्ट ज्वाइन होने से बनता है। एक इसके साथ ज्वाइन होता है स्पर्म डक्ट, जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं, प्लस इसके साथ ज्वाइन होगा डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल।
जब दो डक्ट्स ज्वाइन होते हैं तब जाके बनता है इजैकुलेटरी डक्ट। समझ रहे हो बात? इस डायग्राम को मैं आगे ले जाऊंगा, बाद में तुमको जो डाउट होगा तुम बाद में बोलना। देन ये रहा हमारा यूरेथ्रा, दिस इज नन अदर देन यूरेथ्रा। लेकिन इस सब के साथ एक और चीज भी जुड़ी होती है, एक और बड़ा सा ग्लैंड जुड़ा होता है। उस ग्लैंड का नाम है भाई, दैट ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। लाइक दिस, ये रहा, ग्रीन कलर से मैंने यहां पर ड्रॉ किया। दिस इज नन अदर देन प्रोस्टेट ग्लैंड। अब तुम देख सकते हो, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। ठीक है ना भाई? जरा मैं तुम लोग के मैसेजेस ऑन करता हूं। मैंने क्या बोला? हाँ, फिर से देखो, ऊपर से यहां से देखो, यहां से आया वास डिफरेंस। ये यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से कॉइल कॉइल हुआ। यहां से आया दूसरा वास डिफरेंस, ये यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से कॉइल हुआ। इन दोनों वास डिफरेंसेस को ज्वाइन होना है यूरिथ्रा के साथ। इन दोनों वास डिफरेंसेस को ज्वाइन होना है यूरिथ्रा के साथ। लेकिन यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन होने से पहले इनके साथ कुछ और जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है इनके साथ? तुम देख ही सकते हो। इस वास डिफरेंस को यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन होना है, बट बिफोर ज्वाइनिंग विद द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन होने से पहले इसके साथ सेमिनल वेसिकल का डक्ट जुड़ जाता है। इस वास डिफरेंस के साथ सेमिनल वेसिकल का डक्ट जुड़ जाता है। जैसे ही इनके साथ सेमिनल वेसिकल का डक्ट जुड़ा, तो जो कंबाइंड डक्ट हुआ, ये कंबाइंड डक्ट है। यहां से यहां तक इट इज अ कंबाइंड डक्ट, यहां से यहां तक ये कंबाइंड डक्ट है। दिस कंबाइंड डक्ट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बना? जब स्पर्म डक्ट यानी कि वास डिफरेंस ज्वाइन हुआ किसके साथ? सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ, तब जाके बना इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है ना भाई? समझ आया? हाँ, मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? एनी डाउट इन दिस? डायग्राम देख लो, डायग्राम मैं अच्छे से डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। देखो भाई, ये जिसपे मैंने ब्लू शेड मारा, ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट है। ये जिसपे मैंने ब्लू शेड मारा, ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट है। ठीक है ना? और ऊपर से जो आ रहा है वो यूरिथ्रा है, सॉरी वो स्पर्म डक्ट है। इधर देखो, ऊपर से जो आ रहा है, दिस जो मैंने ब्लैक शेड मारा, ब्लैक शेड जो मारा, ये स्पर्म डक्ट है। तुम देख सकते हो बेटा, स्पर्म डक्ट ज्वाइन हो रहा है किसके साथ? स्पर्म डक्ट ज्वाइन हो रहा है किसके साथ? सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ। स्पर्म डक्ट ज्वाइन हो रहा है किसके साथ? सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ। तो ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट, ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट, इसके साथ स्पर्म डक्ट ज्वाइन हो रहा है। तो कंबाइंड डक्ट जो मिला, इस कंबाइंड डक्ट को हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो दो इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं, दो सेमिनल वेसिकल के डक्ट्स हैं, दो सेमिनल वेसिकल्स हैं। इस सारे स्ट्रक्चर को सराउंड किया है ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर ने। यहां पर देखो, दिस स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने अपनी डायग्राम में बनाया, यहां पर मिलेगा आपको। इस पूरे स्ट्रक्चर को सराउंड किया है ग्लैंड ने। इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। PROSTATE, प्रोस्टेट ग्लैंड। तुम सोचो जरा ध्यान से, स्पर्म डक्ट से क्या आया? शाबाश, स्पर्म डक्ट से क्या आया? वास डिफरेंस से क्या आया? बोलो, वास डिफरेंस से क्या आया? इसके अंदर क्या फ्लो होगा? अरे भाई, वास डिफरेंस कहां से अराइज हुआ? एपिडाइडिमिस से। एपिडाइडिमिस किससे अराइज हुआ? टेस्टिस से। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बने, तो एपिडाइडिमिस के अंदर भी स्पर्म्स होंगे, वास डिफरेंस के अंदर भी स्पर्म्स होंगे। तो यहां से स्पर्म्स आए, वास डिफरेंसेस के अंदर स्पर्म्स होंगे। ये स्पर्म्स यहां पर
सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ ज्वाइन हुए। इसका मतलब जो सेमाइनल वेसिकल से निकलेगा वो इन स्पर्म्स के साथ मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? हाँ या ना? सेमाइनल वेसिकल भैया ग्लैंड है। इन ग्लैंड से अगर कोई चीज निकलेगी, अगर कोई सिक्रीशन निकलेगा, वो सिक्रीशन स्पर्म्स के साथ मिल जाएगा। इज इट? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि स्पर्म्स जो कि वास डेफरेंसेस से आए प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स की सिक्रीशन। और तो और एक और चीज देखो, सराउंड यहां पर कर रहा है इसको प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ सिक्रीशन निकलती है। मैं लिखूंगा प्लस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। तीन चीजें, स्पर्म्स, इनके साथ मिलेगा सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्लस इन दोनों के साथ मिलेगा प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। और भी एक चीज है, स्पर्म्स कहां से अराइज हुए, सॉरी स्पर्म्स किसमें फ्लो हो रहे हैं? स्पर्म डक्ट्स में। स्पर्म डक्ट कहां से अराइज हुआ? एपिडाइडिमिस से अराइज हुआ। एपिडाइडिमिस के अंदर भी फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को एपिडाइडिमिक फ्लूइड बोलते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा प्लस एपिडाइडिमिक फ्लूइड। इतनी सारी चीजें देखो भाई, एपिडाइडिमिक फ्लूइड। टेस्टिस से स्पर्म्स निकले, कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकले। टिब्यूला रेक्टाई में, टिब्यूला रेक्टाई से निकले। हाशिर मैं क्या करूं तुम्हारा? रुको मैं भी रिफ्रेश करता हूं। हाँ हाशिर, अभी आवाज आ रही है? हाशिर, हेलो हाशिर। हाँ हाशिर, आवाज आ रही है क्या? तो क्या बोल रहा था मैं? मैंने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड, सेक्सुअल इरेक्शन के टाइम में दोनों वास डिफरेंस स्पर्म फ्लो करेगा या कोई एक से? अरे रुको तो सही, पहले मुझे कंप्लीट करने दो ना, बाद में क्वेश्चन पूछा करो। तो बीच में क्वेश्चन पूछते हो ना, पहले सुन तो लो मैं बोलने क्या वाला हूं। तो मैंने क्या बोला, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बने बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हमको पढ़ना है। स्पर्म्स निकले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर टिब्यूला रेक्टाई के थ्रू। टिब्यूला रेक्टाई से वो स्पर्म्स पहुंचे रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से स्पर्म्स पहुंचे वासा इफरेंशिया में। वासा इफरेंशिया ने स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया इनटू द एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस में स्पर्म्स का मैचुरेशन होता है। इन स्पर्म्स के साथ कुछ फ्लूइड मिलता है, उस फ्लूइड का नाम है एपिडाइडिमिक फ्लूइड। ठीक, अब ये स्पर्म्स एपिडाइडिमिस के थ्रू बाहर निकल के आएंगे और वास डिफरेंस में जाएंगे। तो वास डिफरेंस में स्पर्म्स भी आएंगे प्लस एपिडाइडिमिक फ्लूइड भी आएगा, एपिडाइडिमिक फ्लूइड भी आएगा, राइट। और यही स्पर्म्स प्लस एपिडाइडिमिक फ्लूइड यहां पर पहुंचा, यहां पर इसके साथ मिलेगा सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, और यहां पर इसके साथ मिलेगा सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तब जाके ये पूरा स्ट्रक्चर क्या क्या, एपिडाइडिमिक फ्लूइड प्लस स्पर्म्स
प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, ये सारे चीज को हम सेमेन बोलेंगे। सेमेन मिल्की व्हाइट कलर का एक फ्लूइड होता है। इस सेमेन में सिर्फ स्पर्म्स नहीं होते, इसमें एपिडाइडमिक फ्लूइड का भी कुछ पोर्शन होता है, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है और प्रोस्टेटिक सिक्रेशन होता है। ये सेमेन पेनिस के थ्रू बाहर तब आएगा जब एक बंदा स्टिमुलेट होके अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए जरूरी है पेनिस का इरेक्ट होना। अगर पेनिस इरेक्ट नहीं हुआ तो ये पेनिस बहुत ही ढीला रहेगा, दैट विल नॉट बी द करेक्ट केस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल तब है, कॉपुलेशन पॉसिबल तब है जब पेनिस इरेक्ट होगा। कैसे इरेक्ट होगा वो भी अलग प्रोसेस है, मैं समझाऊंगा। तो मान लो पेनिस इरेक्ट हुआ, बंदा अपने वाइफ के पास है, पार्टनर के पास है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए रेडी है, कॉपुलेशन करने के लिए रेडी है। तो कॉपुलेशन किया, कॉपुलेशन के पीक टाइम पे ये सारी प्रक्रिया होगी। क्या? एपिडाइडमिस से एपिडाइडमिक फ्लूइड प्लस स्पर्म्स आए, वो स्पर्म डक्ट के थ्रू मूव हुए, पहुंच गए कहां पर? सेमिनल वेसिकल के पास में। वहां पर सेमिनल वेसिकल का डक्ट स्पर्म डक्ट के साथ फ्यूज होगा, बन गया इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन मिल गया, प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिल गया, तब जाके इस यूरिथ्रा के थ्रू सेमेन बाहर आएगा। इट विल हैपन ओनली एट द पीक ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहां से बाहर आएगा। अब समझ आई? हाँ, मुझे बताओ, इसमें कोई शक है, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, प्रवीण कुमार, अभिषेक मौर्य, हाशिर, अगर तुम आवाज सुन रहे हो तो बताओ अगर कोई डाउट है तो। अगर नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी। हाँ हाशिर, अगर तुम आवाज सुन रहे हो तो डन करके। ओके, मैं अगले पेज पे चलता हूं। सेम डायग्राम, वेट, थोड़ा कलरफुल डायग्राम लेके आता हूं। सेम डायग्राम लेकिन इस बार कलरफुल लेके आया। स्क्रीनशॉट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं सर, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो। मुझे पहले ये डायग्राम को सेट करने दो, मैं पिछले पेज पे लेके जाऊंगा, तुम बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। रुको, पिछले पेज पे लेके जाता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी। हाँ अभिषेक, स्क्रीनशॉट हो गया? हेलो अभिषेक, चलो भाई। तो देखो, अगेन मैंने यही कलरफुल डायग्राम लेके आया मैं। इस डायग्राम में हमने क्या क्या बोला? ये यहां से एपिडाइडिमिस से, यहां 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 से ये था सेमाइनल वेसिकल, ये था वास डिफरेंस, हाँ जी, ये था प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को भाई मैं थोड़ा सा जूम करके फिर से दिखाऊंगा। क्या मैंने जूम करना है, ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा। तो ये था
यूरेथ्रा, ठीक है। ये था, ये दोनों थे इजैकुलेटरी डक्ट्स। यहां से आया था वास डेफरेंस, यहां से आया था वास डेफरेंस। ये रहा सेमाइनल वेसिकल, ये रहा सेमाइनल वेसिकल, राइट। और ये था, एक मिनट भाई, ये था यूरिनरी ब्लेडर। यही थी ना कहानी भाई। ये रहा वास डेफरेंस, ये रहा वास डेफरेंस। और यहां पर सराउंडिंग में ग्लैंड था। उस ग्लैंड का नाम भैया हमने क्या रखा था? प्रोस्टेट ग्लैंड। कुछ नहीं किया मैंने इसी डायग्राम को, जो मैंने अभी तुम लोग को एक्सप्लेन किया, उसी को थोड़ा सा फिर से जूम किया। तो दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ, ये है सेमिनल वेसिकल। और ये वाला जो सीन है, दिस इज नन अदर देन इजैक्यूलेटरी डक्ट। हाँ जी, फिर से मैं कलर्स यूज करने वाला हूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखे। यहां से लेके यहां तक, दिस पार्ट इज इजैकुलेटरी डक्ट। फिर से यहां से लेके यहां तक, दिस पार्ट इज इजैकुलेटरी डक्ट। मैं बताया तुम लोग को, इजैकुलेटरी डक्ट बनता है जब स्पर्म डक्ट यानी कि वास डिफरेंस ज्वाइन होता है किसके साथ? सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ। अब देखो सेमिनल वेसिकल का डक्ट कहां पर है? इधर देखो भाई, ये रहा सेमिनल वेसिकल का डक्ट। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ग्रीन कलर से मैंने शेड मारा, सेमिनल वेसिकल का डक्ट। और ये रहा यहां से दूसरे सेमिनल वेसिकल का डक्ट, ठीक है ना। और इसके साथ स्पर्म डक्ट दोनों साइड से मिला। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला। वापस ब्लैक जी। इस यूरिथ्रा को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। यहां पर यूरिथ्रा के साथ दो और ग्लैंड्स मिल रहे हैं। दोनों डायग्राम्स को तुम कंपेयर करके देखना। हाँ जी, तो यहां पर भी था टेस्टिस, और यहां पर भी था टेस्टिस, ठीक है। ये रहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये मैं बता चुका। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, क्या बताने वाला हूं मैं, ये देखिए। जिसपे मैं पर्पल कलर मार रहा हूं, यही तो है क्या? यूरिथ्रा। पर्पल कलर जिसपे मैंने मारा, ये क्या है? इट इज यूरिथ्रा। और ये यूरिथ्रा पेनिस के थ्रू पास हो रहा है। जिसपे मैंने पर्पल कलर मारा, ये यूरिथ्रा है, और यूरिथ्रा पेनिस के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है ना।
बेटा तुम ध्यान से देखोगे तो देखोगे यूरिथ्रा के तीन हिस्से हैं। एक वो वाला पार्ट यूरिथ्रा का जो प्रोस्टेट ग्लैंड से कवर है, दिस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा विच इज कवर्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, इस पार्ट को हम प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा बोलेंगे। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। फिर यूरिथ्रा का वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के बाद आएगा, इस पार्ट को बेटा हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। एंड फिर यूरिथ्रा का वो वाला हिस्सा जो पीनिस के थ्रू पास हो रहा है, इस पार्ट को हम बोलेंगे पीनाइल यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक ही है, बस हमने ऑर्गन के हिसाब से नाम दिया। यूरिथ्रा का वो वाला पार्ट विच इज सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के बाद में आएगा, इट इज नोन एज मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा का वो हिस्सा जो पेनिस के थ्रू रन कर रहा है, इट इज नोन एज पेनाइल यूरिथ्रा। और देखो, इस मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा के ऊपर दो ग्लैंड्स ज्वाइन हो रहे हैं। मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा के साथ दो छोटे ग्लैंड्स ज्वाइन हो रहे हैं। इन ग्लैंड्स का नाम भाई क्या है? इनको हम काउपर्स ग्लैंड्स बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड्स। इनका एक और नाम भी है, लिखा है यहां पर, दे आर ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। काउपर्स ग्लैंड्स बोलो या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स बोलो, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से सुनो, जो हमने सेमेन बोला था, सेमेन, सेमेन क्या था? एक तो उसमें स्पर्म्स थे प्लस एपिडाइडेमिक फ्लूइड था प्लस सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन था, सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशंस प्लस प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये क्या काम करेंगे, क्या है ये, ठीक है ना जी। ये जो काउपर्स ग्लैंड है या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये भी कुछ सिक्रीट करेंगे। दे सिक्रीट ट्रांसपेरेंट, they secrete transparent viscous liquid। रिप्रोडक्शन के वक्त ये ट्रांसपेरेंट विस्कस लिक्विड सिक्रीट करेंगे। इस विस्कस लिक्विड से क्या होगा, ध्यान से सुनो। यूरिथ्रा जो है, यूरिथ्रा ऊपर किसके साथ ज्वाइन है बेटा? ये यूरिनरी ब्लेडर के साथ ज्वाइन है ना। अब यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या होता है भाई? यूरिन होता है। कहने का मतलब यह है कि यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू ही पास होगा, यहां से यूरिन पास होगा, यूरिन बाहर। हाँ, और रिप्रोडक्शन के वक्त इसी यूरिथ्रा से सेमेन भी बाहर निकलेगा। समझ रहे हो बात? अब अगर इसके थ्रू यूरिन पास हुआ, यूरिन इस पूरे रास्ते को एसिडिक बना सकता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन जब इंसान करेगा, कापुलेशन जब करेगा, जस्ट सेमेन बाहर आने से पहले क्या होता है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड से एक ट्रांसपेरेंट विस्कस लिक्विड निकलता है। वो ट्रांसपेरेंट विस्कस लिक्विड इस यूरिथ्रा के अंदर की एसिडिटी को खत्म करता है। इट रिमूव्स एसिडिटी एंड इंप्योरिटीज, मतलब यूरिथ्रा को साफ करेगा ऑफ यूरिथ्रा। काउपर्स ग्लैंड से, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलेगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड सिक्रीशन होगा ये, वो सिक्रीशन यूरिथ्रा रास्ते को साफ करेगा। क्यों साफ करेगा? अगर ये यूरिथ्रा एसिडिक रहा, इस यूरिथ्रा के थ्रू रिप्रोडक्शन के टाइम पे, कॉपुलेशन के टाइम पे इस यूरिथ्रा के थ्रू सेमेन को जाना है, और सेमेन में हमको पता है स्पर्म्स होते हैं। अगर ये यूरिथ्रा एसिडिक रहा तो एसिडिक नेचर की वजह से स्पर्म्स मर सकते हैं।
दैट इज वाई पहले ही ऊपर वाले ने क्या सीन बना के रखा है बाय गॉड, पहले ही क्या होता है, सेमेन बाहर आने से पहले ही ये ट्रांसपेरेंट विस्कस लिक्विड इस यूरिथ्रा के थ्रू रन होगा और ये यूरिथ्रा की एसिडिटी को खत्म कर देगा, इस रास्ते को साफ करेगा, मतलब स्पर्म्स के लिए रास्ता साफ कर देगा। मुझे बताओ समझ आया? इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है या नहीं? बाकी लोग कौन है? अभिषेक है, हाशिर है, प्रवीण कुमार, गौरव भी चला गया। हाँ, हाशिर, अभिषेक, अगर तुम लोग को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाशिर, अगर तुम आवाज सुन रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ूं? चलो भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमाइनल वेसिकल। लेट अस टॉक अबाउट सेमाइनल वेसिकल्स, क्योंकि हमने बोला कि स्पर्म्स के साथ ज्वाइन होने वाला है सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन। जरा हम देखें इस सेमाइनल वेसिकल के अंदर होता क्या है भाई, इस सेमाइनल वेसिकल से क्या निकलेगा वो देखेंगे, ठीक है ना? एक मिनट, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं। ओके, आवाज आ रही है ना? देखो, सेमाइनल वेसिकल से क्या निकलने वाला है, इट सिक्रीट्स, दो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड। सेमाइनल वेसिकल्स क्या काम करते हैं? सिक्रीट्स सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल वेसिकल्स से सेमाइनल फ्लूइड निकलता है। कितने होते हैं सेमाइनल वेसिकल्स? वन ऑन ईच साइड, वन ऑन ईच साइड ऑफ, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर के दोनों साइड में एक एक सेमाइनल वेसिकल होता है और सेमाइनल वेसिकल्स सिक्रीट करते हैं सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड क्या है? ये एक ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस है। इट इज अ ल्यूब्रिकेटिंग लिक्विड, ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस। इट मेक्स about 60 to 70% ऑफ सेमेन। मतलब जितना भी सेमेन एक बारी में, जितना भी सेमेन बाहर निकलने वाला है, एक बारी में, एक बार में, कॉपुलेशन में जितना भी सेमेन बाहर निकलेगा, उस सेमेन का 60 से 70% हिस्सा सेमाइनल वेसिकल के सिक्रेशन से ही बनेगा। बाकी 30 या 40% प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडाइडिमिक फ्लूइड और स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है ना? तो सेमाइनल फ्लूइड क्या है? इट मेक्स अबाउट 60 to 70% ऑफ द सेमेन। इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, स्लाइटली एसिडिक, slightly acidic, having a pH of
7.3। स्लाइटली एसिडिक, सॉरी स्लाइटली अल्कलाइन, एसिडिक नहीं, स्लाइटली अल्कलाइन, क्योंकि एसिडिक तब होगा जब पीएच 7 से कम होगा। 7 पीएच इज न्यूट्रल, हल्का सा 7 से ऊपर है, ओके आशिर, हल्का सा 7 से ऊपर हो गया तो स्लाइटली अल्कलाइन। तो सेमाइनल फ्लूइड का पीएच 7.3 होता है, तो स्लाइटली अल्कलाइन हो गया ये, ठीक। इट कंटेन्स फ्रक्टोस, इसमें फ्रक्टोस भी होता है। तुम लोग शायद फ्रक्टोस को जानते होंगे। फ्रक्टोस, फ्रक्टोस क्या है भाई? फ्रक्टोस इज अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बोले तो कार्बोहाइड्रेट। ये एक एनर्जी सोर्स है, तुम लोगों ने शायद पढ़ा हो, हाँ बेसिक भी बोल सकते हैं, तुम लोग ने शायद पढ़ा हो एनर्जी सोर्स। मोनोसैकेराइड्स जब ब्रेक होते हैं मेटाबॉलिज्म में तो इनसे एनर्जी निकलती है। सक्रोस, सॉरी फ्रक्टोस इसमें होता है, फ्रक्टोस इज एन एनर्जी सोर्स, ठीक है ना। तो अब ये फ्रक्टोस क्या काम करेगा, मैंने ऊपर लिखा ये एक एनर्जी सोर्स है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं इट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू द स्पर्म, इट एक्ट्स एज फ्यूल, फ्यूल फॉर द स्पर्म्स। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या बोला, फ्यूल फॉर द स्पर्म्स। जरा हम पिछले पेज पे वापस जाना चाहते हैं, इधर देखिए भाई, लेट अस गो बैक। इधर देखो मैंने क्या बोला, हाँ जी, जब यहां से स्पर्म डक्ट से स्पर्म्स आएंगे और ये स्पर्म डक्ट सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिलेगा तो बन गया इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट में दो चीजें होंगी, एक तो स्पर्म्स होंगे और सेमिनल वेसिकल का सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या है, फ्रक्टोस, वही फ्रक्टोस इज एन एनर्जी सोर्स। वो फ्रक्टोस यहां से आए हुए स्पर्म्स के लिए एनर्जी सोर्स बनेगा। वो फ्रक्टोस स्पर्म डक्ट से आए हुए स्पर्म्स के लिए एनर्जी सोर्स बनेगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया ना? मैं बोल रहा हूं कि सेमिनल वेसिकल्स में फ्रक्टोस होता है, सेमिनल फ्लूइड में। ये सेमिनल फ्लूइड का फ्रक्टोस जो है इट एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर स्पर्म्स, स्पर्म्स के लिए ये फ्यूल का काम करेगा। प्लस सेमिनल फ्लूइड में इट आल्सो कंटेन्स, इसमें कुछ और चीजें भी होती हैं, क्या? इट आल्सो कंटेन्स फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इट आल्सो कंटेन्स फाइब्रिनोजिन। इसके अंदर प्रोस्टेग्लैंडिन्स होते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रोस्टेग्लैंडिन्स, मैं इनका फंक्शन बताने वाला हूं। सेमिनल फ्लूइड के अंदर some other proteins, some proteins as well. मेन चीजें यही है, क्या क्या? फाइब्रिनोजिन है, प्रोस्टेग्लैंडिन है, फ्रक्टोस है, ये तीन चार चीजें मेन है। अब प्रोस्टेग्लैंडिन्स का काम क्या है, इधर देखो। जो भाई प्रोस्टेग्लैंडिन्स होते हैं ये क्या काम करेंगे? दे ब्रिंग अबाउट contractions, they bring about contractions in the female reproductive tract, in the female reproductive tract, female reproductive tract, and help in the movement of sperms, help in the movement of sperms। मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूं। जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट होने के बाद मेल पेनिस से सेमेन निकलेगा, वो सेमेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया वजाइना के थ्रू, ठीक है ना। अब इस मेल के सेमेन के अंदर प्रोस्टेग्लैंडिन्स भी होंगे। कहां से आए प्रोस्टेग्लैंडिन्स? क्योंकि सेमिनल फ्लूइड के अंदर बहुत सारे प्रोस्टेग्लैंडिन्स होते हैं। ये प्रोस्टेग्लैंडिन्स काम क्या करेंगे? ये प्रोस्टेग्लैंडिन्स
फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लाइनिंग को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। कॉन्ट्रैक्शन से स्पर्म्स को फोर्स मिलेगा ऊपर जाने का। ऊपर मतलब स्पर्म्स वजाइना से ऊपर की तरफ जाएंगे, वजाइना के बाद जाएंगे सर्विक्स में, फिर यूटरस में, फिर फॉलोपियन ट्यूब में। इनको मूवमेंट करनी होती है स्पर्म्स को। तो मूवमेंट करने के लिए इनके पास एनर्जी आनी चाहिए। एनर्जी इनको मिलती है किससे? फ्रक्टोज से। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी फीमेल के यूटरस में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शंस भी इन स्पर्म्स को मूव करने में मदद करते हैं। बताओ, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी है? तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। एक मिनट भाई, हाशिर को स्क्रीनशॉट लेने दो, उसको आवाज ही नहीं आ रही है। हाशिर, स्क्रीनशॉट हो गया क्या? चलो मैं अगले पेज पे चलता हूं। सेमिनल वेसिकल के बारे में हमने बोल दिया। एक और ग्लैंड है, अनदर ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मैं दिखा चुका हूं कहां पर है। आई हैव शोन यू वेयर दिस प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड, राइट? एक बार मुझे रिफ्रेश करने दो। अगले पेज पे मैंने कहा जहां पर यूरिथ्रा के साथ सेमिनल वेसिकल का डक्ट ज्वाइन होगा, स्पर्म डक्ट ज्वाइन होगा, वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड से भी काफी सारा कुछ निकलता है। तो क्या निकलता है, क्या है ये प्रोस्टेट ग्लैंड? ध्यान से, इट इज एन अनपेयर्ड ग्लैंड। सबसे पहली बात, अनपेयर्ड ग्लैंड। अनपेयर्ड ग्लैंड का मतलब है बेटा ये अकेला होता है, ओनली वन। नहीं तो सेमिनल वेसिकल्स दो होते हैं, हाँ। स्पर्म डक्ट्स दो होते हैं, हाँ। काउपर्स ग्लैंड्स भी दो होते हैं। बट यहां पर ये इकलौता ग्लैंड है, इट इज ओनली वन, देयरफॉर अनपेयर्ड ग्लैंड। ये एक अनपेयर्ड ग्लैंड है। कहां पर? लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लेडर। लोकेटेड below the urinary bladder. फिर से मैं लोकेशन दिखाना चाहूंगा इसका। इधर देखो, ये देखो भाई कहां है। ये रहा यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर के नीचे, यहां पर, हेयर इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये रहा, यहां पर भी देख सकते हो यूरिनरी ब्लेडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है ना? तभी मैंने लिखा इट इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है जी? हाँ, ये क्या काम करेगा, लिखता हूं।
इट सिक्रीट्स स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, इससे भी हल्का सा बेसिक हल्का सा अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है. इट सिक्रीट्स स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, slightly alkaline fluid. It secretes slightly alkaline fluid, milky in color, milky white in color. इसी की वजह से सेमेन का कलर मिल्की व्हाइट होता है, मिल्की व्हाइट इन कलर, राइट. It secretes a slightly alkaline fluid which is milky white in color. थोड़ा सा स्टिकी भी होता है, स्टिकी, and prostatic fluid. Prostatic fluid makes about 30% of the semen. 30% of semen. जितना भी सेमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स के पीक पे बाहर आने वाला है, उसमें से 30% प्रोस्टेटिक फ्लूइड होगा. और अभी अभी मैं कह चुका हूं 60 से 70%, 60 to 70% ऑफ द सेमेन इज कंपोज्ड ऑफ सेमाइनल फ्लूइड. ठीक है ना. तो ज्यादातर हिस्सा सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड और प्रोस्टेटिक ग्लैंड का फ्लूइड होगा. थोड़ा सा पार्ट एपिडाइडमिक फ्लूइड का होगा और थोड़ा सा स्पर्म्स होगा. स्पर्म्स वैसे यूनिसेल्युलर हैं, दे फॉर्म a very small amount of small percentage of the same. ठीक है ना. प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है ये जरा हम देखें. प्रोस्टेटिक फ्लूइड helps in sperm activation, helps in sperm activation. देखो सेमाइनल फ्लूइड क्या काम करता था. सेमाइनल फ्लूइड स्पर्म्स को एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता था. सेमाइनल फ्लूइड के अंदर होता था क्या, सेमाइनल फ्लूइड के अंदर क्या था भाई, उसके अंदर था फ्रक्टोस, और फ्रक्टोस स्पर्म्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता था. यहां पर मैंने लिखा प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म्स का एक्टिवेशन कराता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म्स. ठीक. प्रोस्टेटिक फ्लूइड कंटेन्स, क्या क्या चीजें होती है प्रोस्टेटिक फ्लूइड में. साइट्रिक एसिड, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स भी होते हैं. इन सब का काम है एटसेट्रा. ठीक है जी. हाँ, एक और चीज, इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोस्टेग्लैंडिन्स. मैं अभी अभी प्रोस्टेग्लैंडिन्स का काम बता चुका हूं. प्रोस्टेग्लैंडिन्स क्या काम करते हैं. जब सेमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गया, वजाइना के थ्रू मेल फीमेल के साथ कॉपुलेशन कर रहा है, मेल ने फीमेल के वजाइना के थ्रू सेमेन डाल दिया, वो सेमेन के अंदर स्पर्म्स हैं और प्रोस्टेग्लैंडिन्स भी हैं. प्रोस्टेग्लैंडिन्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, उससे स्पर्म्स को मूवमेंट करने का मौका मिलेगा, स्पर्म्स को थोड़ा सा पुश मिलेगा, वो मूव करेंगे. प्लस सेमेन के अंदर फ्रक्टोस होता है, वो फ्रक्टोस सेमेन में आता है कहां से, सेमाइनल वेसिकल से. फ्रक्टोस स्पर्म्स को एनर्जी देता है मूव करने के लिए. तो प्रोस्टेग्लैंडिन्स का काम मैं आगे ही बता चुका हूं, बिकॉज प्रोस्टेग्लैंडिन्स प्रोस्टेटिक फ्लूइड में भी होते हैं और सेमाइनल वेसिकल वाले सिक्रीशन में भी होते हैं. राइट. देन मैंने अभी अभी कहा काउपर्स ग्लैंड्स. कहां पर काउपर्स ग्लैंड्स है मैंने दिखाया आपको. काउपर्स ग्लैंड्स मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा के साथ अटैच होते हैं. वन पेयर attached to membranous part of the urethra. One pair attached to membranous part of urethra. और मैं पहले ही बता चुका हूं इससे क्या निकलता है, एक विस्कस ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ट्रांसपेरेंट
विस्कस लिक्विड इससे निकलेगा which removes the acidity of urethra, which removes the acidity and impurities of urethra. यूरेथ्रा के अंदर अगर कोई इंप्यूरिटीज और एसिडिटी होगा, वो इसी कॉपर्स ग्लैंड्स के सिक्रीशन से खत्म होगा, राइट? हाँ, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन बेटा, ये फ्लूइड भी हल्का सा अल्कलाइन होता है। इस फ्लूइड का पीएच भी 7.2 के आसपास होता है, राइट? ठीक है ना जी। अब देखो, यहां पर मैं एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेमेन तो मैंने बता दिया, सेमेन के अंदर क्या होता है, सेमेन से ही रिलेटेड। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल के साथ कॉपुलेशन कर रहा है, तो पीक ऑफ द कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो पीक होगा, पीक स्टेज को हम ऑर्गेज्म बोलते हैं। ऑर्गेज्म स्टेज पे मेल के पेनिस के थ्रू सेमेन बाहर आएगा। कितना सेमेन बाहर आएगा भाई? सेमेन का अमाउंट होगा 3 to 4 ml, 3 to 4 ml of semen released in one ejaculation. एक इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मतलब पेनिस से सेमेन बाहर आने के प्रोसेस को इजैकुलेशन बोलते हैं। इजैकुलेशन में 3 से 4 ml सेमेन होता है, राइट? और इस 3 से 4 ml सेमेन के अंदर लगभग लगभग 20 to 120, ये लिखना बहुत जरूरी है, 20 to 120 मिलियन sperms पर ml ऑफ सेमेन। 1 ml सेमेन में लगभग 20 से 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है। सोचो जरा, 1 ml में 120 मिलियन स्पर्म्स, तो 3 ml में मल्टीप्लाइड बाय 3, 320 मिलियन स्पर्म्स। समझ रहे हैं बात? अगर 1 ml में 120 मिलियन स्पर्म्स होंगे, नॉर्मल वैल्यू है ये, तो 3 ml में 300 कितना होगा? 360 मिलियन, मिलियन। हाँ, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी इंसान में स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन, लेस देन 20 मिलियन पर ml ऑफ सेमेन, अगर एक सेमेन के 1 ml में 20 मिलियन स्पर्म से कम हो गया, then the condition is known as oligospermia. 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 Right? Oligospermia. And absence of sperms in the semen. Absence of sperms. अगर सेमेन में स्पर्म्स होंगे ही नहीं, इन सेमेन, अगर सेमेन के अंदर टोटल एब्सेंस होगा स्पर्म्स का, इस कंडीशन का भी एक नाम है। दिस कंडीशन बेटा इज नोन एज एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया, राइट? एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सेमेन इज नोन एज एजूस्पर्मिया। एंड अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम होगा 1 ml ऑफ सेमेन में, उस कंडीशन को हम ऑलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। देखो, कोई कपल है, कोई कपल ने शादी किया, शादी के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 8 साल, 10 साल बाद भी इनके पास बच्चा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कपल क्या करता है? वो किसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर इनको बोलता है दोनों लोग टेस्ट करो।
ये डॉक्टर बेटा कौन सा टेस्ट कराएगा? डॉक्टर फीमेल के लिए अलग टेस्ट कराएगा, मेल में अगर बोलेगा भाई तुम भी टेस्ट करो, तो मेल में डॉक्टर सबसे पहले यही टेस्ट कराता है। क्या? तुम्हारे सेमेन के अंदर देखेंगे स्पर्म्स कितना है। अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल है, इधर देखो, नॉर्मल स्पर्म काउंट मतलब 1 ml में 20 से 120 मिलियन स्पर्म्स अगर होंगे, ठीक है ना, तब ये नॉर्मल है। अगर स्पर्म काउंट कम होगा, लेस देन 20 मिलियन पर ml, तब बोलेगा डॉक्टर बंदे को कि यार आप में प्रॉब्लम है ना, या टोटल एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, एक और चीज देखी जाती है, अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल है, इतना स्पर्म काउंट बराबर है, फिर डॉक्टर बोलेगा नहीं आपके स्पर्म्स में कुछ और देखना है, हमको अभी टेस्ट कंप्लीट हुआ नहीं, तो डॉक्टर देखेगा कि ये स्पर्म्स मोटाइल हैं कि नहीं, ये मूव कर सकते हैं कि नहीं। अगर स्पर्म्स मूव नहीं करते तब भी प्रॉब्लम है ना। तो स्पर्म टेस्ट, सेमेन टेस्ट में यही चीजें देखी जाती है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है कि नहीं, स्पर्म्स मूवेबल है कि नहीं, है ना। तब जाके पता लगता है कि वेदर दिस पर्सन, वेदर दिस मेल इज फर्टाइल और नॉट, है ना। तो ये चीजें समझ आ गई ना, समझ आ गई ये चीजें, तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी। ये सब बीमारी बेटा, स्पर्म काउंट अगर कम है तो कम स्पर्म काउंट वाली बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कैसे? इंसान को अच्छे अच्छे फूड्स खिलाओ। हाँ, फूड्स अच्छे खाने चाहिए, फ्रूट्स, आलमंड्स, कैशू नट्स, और भी डॉक्टर बहुत सारे फूड्स असाइन करता है। तो कुछ फूड्स हैं जिनसे इंसान का स्पर्म काउंट इंक्रीज होएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ प्रवीण कुमार, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया। प्रवीण कुमार राय, आप लेट ज्वाइन किए हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभिषेक, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? अरे जल्दी करो यार। हाँ प्रवीण कुमार राय, स्क्रीनशॉट ले लिए?
हाँ जी, मैं यही हूं। हाँ, मैं यही पे हूं। तो मैंने क्या बोला था, इधर देखियो। अब हमने क्या सीखा, जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हाँ, तुम लोग को आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ भाई। हाँ, आवाज आ रही है ना? पता नहीं इसको क्या हुआ। मेरा पेन क्यों नहीं लिख रहा भाई? व्हाट हैपेंड? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा काम हो गया वैसे। तो मैंने क्या बताया आपको, कि जो हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, मैं आपको बोला हूं। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ वन पेयर ऑफ टेस्टिस। एक पेयर है टेस्टिस का। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स माने दोज सेक्स ऑर्गन्स which are responsible for the formation of gametes। जिन सेक्स ऑर्गन से गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स क्या होते हैं? दे आर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उन सेक्स ऑर्गन्स को हम बेटा क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ टेस्टिस है। ये टेस्टिस कहां पर होते हैं? इन द ह्यूमन के अंदर ये सेक्रोटल सैक्स के अंदर होते हैं। बाकी कुछ एनिमल्स हैं उनके बारे में बता चुका हूं। उसके बाद है पेयर ऑफ एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस भी मैं बोल चुका हूं। टेस्टिस के पीछे लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब होता है, एपिडाइडिमिस बोलते हैं उसको। एपिडाइडिमिस के तीन हिस्से हैं, कापुट एपिडाइडिमिस, कॉड़ा एपिडाइडिमिस और कार्पस एपिडाइडिमिस। देन अ पेयर ऑफ वास डेफरेंस, ठीक है। देन अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। देन वन अनपेयर्ड ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। देन वन पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड्स जिनको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। फिर एक यूरिथ्रा जो कि रन होता है पेनिस के थ्रू। अब इसमें सिर्फ हमारा पेनिस बचा। पेनिस का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि फिलहाल मेरा डिजिटल पेन अटक गया, इंटरनेट अटक गया। एक मिनट। हाँ जी। ओके। अब पेनिस का स्ट्रक्चर बताना है, और पेनिस का स्ट्रक्चर बताने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। स्पर्म्स कैसे बनते हैं, हाउ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स। ठीक है ना भाई? अरे मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? हाँ। प्रवीण कुमार गौरव, प्रवीण कुमार राय, अभिषेक मौर्य, तुम तीनों लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ना है पेनिस के स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है मेरा। हाँ हाँ, रुको रुको, अभी पेन चलने लगा है, चलने लगा है। एक मिनट। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। हाँ, जरा देखो अभी। तो मैं क्या बोल रहा था, हमारा जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हम लास्ट में सिर्फ और सिर्फ पेनिस पढ़ने वाले हैं। PENIS। जरा मैं पेनिस का एक डायग्राम देख के लाता हूं, अगर मिला तो। वेट करो। बस मिल गया, मिल गया।
मिल गया, थोड़ा सा सब्र करो, डायग्राम मिल गया। एक तो रहा ये, दूसरा डायग्राम में लेके ही आऊंगा, चाहिए हमको। हो गया ऑलमोस्ट। मुझे दूसरा डायग्राम भी चाहिए। बस 2 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये खत्म करने के बाद हम अगली क्लास में फिर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हो सर? सेक्सुअल इरेक्शन के टाइम में दोनों वास डिफरेंस से स्पर्म निकलता है या? सर ये पहले ही पूछा था तुमने, इसका जवाब हम बता चुके हैं। इधर देखो। हाँ जी, दोनों डायग्राम सही दिखाई दे रहा है ना? बताओ। अरे भाई डायग्राम सही दिखाई दे रहा है। हाँ प्रवीण कुमार, अभिषेक, ये देखो मैं क्या बोलने वाला हूं। बस ये तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है पीनिस का। अगर मैं तुम लोग को पीनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन बताऊं तो ट्रांसवर्स सेक्शन ये है, मतलब बीच में कटा हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन। इसी ट्रांसवर्स सेक्शन को यहां पर जूम किया है। ये देखो भाई, दिस इज द जूम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पीनिस। किसका आंसर बताऊं पहले? किसका आंसर भाई? हाँ अभिषेक, कौन सा आंसर ढूंढ रहे हो तुम? हमारा वाला प्रवीण कुमार गौरव, कौन सा वाला? अच्छा ये ये वाला। रुको बाद में बताता हूं, पहले मुझे ये कंप्लीट करने दो। ट्रांसफर सेक्शन हमने पेनिस का बताना है। 3 चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सबसे पहला यूरिथ्रा। देख लो डायग्राम में यूरिथ्रा है कहां पर, है ना भाई? यहां पर ये रहा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वही चीज है जिससे यूरिन भी बाहर आता है और सेमेन भी बाहर आएगा, लेकिन एक साथ दोनों बाहर नहीं आ सकते। यूरिन बाहर आएगा तो उस वक्त सेमेन नहीं आ सकता। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज सेमेन, बट सेमेन तभी बाहर आएगा ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉपुलेशन का पीक होगा, उस वक्त यूरिन बाहर नहीं आएगा। एक वक्त पे एक। तो ये रहा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के सराउंडिंग में देखो, यूरिथ्रा के सराउंडिंग में कुछ चीज है। क्या है? यूरिथ्रा के सराउंडिंग में एक इरेक्टाइल टिश्यू है। इस इरेक्टाइल टिश्यू का नाम है कार्पस स्पॉन्जियोसम। यूरिथ्रा एक ट्यूब है, इसके थ्रू एक इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू मतलब अगर इसको स्टिमुलस मिला तो बहुत हार्ड हो जाएगा।
इस इरेक्टाइल टिश्यू का नाम है कार्पस स्पॉन्जियोसम। देखो यूरिथ्रा और यूरिथ्रा के सराउंडिंग में ये रहा कार्पस स्पॉन्जियोसम। राइट। फिर देखो ये क्या है, दिस इज द डीप आर्टरी। आर्टरी है ये, और ये भी आर्टरी है। इन दोनों आर्टरीज के सराउंडिंग में भी इरेक्टाइल टिश्यू है। इस इरेक्टाइल टिश्यू का नाम है कार्पस कैवर्नोसम। तो कार्पस कैवर्नोसम एक, दो, दो कार्पस कैवर्नोसम होते हैं दो आर्टरीज के सराउंडिंग में। ठीक है ना भाई। ये देखो यहां पर आर्टरी, यहां पर आर्टरी, हर आर्टरी के सराउंडिंग में है कार्पस कैवर्नोसम। कार्पस कैवर्नोसम। ठीक है। तो ये भी इरेक्टाइल टिश्यूज हैं भाई। दीज आर आल्सो इरेक्टाइल टिश्यूज। मैं क्या बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना। जब बंदे को स्टिमुलस मिलेगा तो पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। इट विल गेट इरेक्ट ऑन स्टिमुलेशन। अब ये स्टिमुलेशन क्या है, स्टिमुलस क्या है? ये कोई सेक्सुअल स्टिमुलस ही हो सकता है ना। कोई खूबसूरत लड़की को देखा, हाँ, कोई अपनी वाइफ को देखा, अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ लव मेकिंग का मन किया, अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन किया, दीज आर द स्टिमुलाई। ऐसे स्टिमुलस से पेनिस इरेक्ट होता है। इरेक्ट होने का मतलब है कि बंदे का मन कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, लेकिन इरेक्ट कैसे होता है, हाउ दिस प्रोसेस ऑकर्स, ध्यान से सुनियो। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिलने पर रश ऑफ ब्लड आता है, रश ऑफ ब्लड। और ये ब्लड कहां जाता है? थ्रू द आर्टरीज। रश ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। स्टिमुलस मिलने पर इन्हीं आर्टरीज के थ्रू बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है, बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज के थ्रू। उससे क्या होगा, इन आर्टरीज की सराउंडिंग में जो कार्पस स्पॉन्जियोसम है, इसको हल्का सा स्टिमुलस मिला, क्योंकि ये इरेक्टाइल टिश्यू है। इसको स्टिमुलस मिलने से क्या होगा, ये दोनों टिश्यूज हार्ड होंगे, ये फैल जाएंगे, दे विल अंडरगो इरेक्ट, ये फैल जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे स्टिमुलस मिलने से। अब ये हार्ड हो गए तो ये हल्का सा स्टिमुलस इस वाले टिश्यू को भी देते हैं। कौन से टिश्यू को? जो यूरिथ्रा के सराउंडिंग में है, जिसका नाम है कार्पस स्पॉन्जियोसम। इसको स्टिमुलस मिला तो ये वाला भी हार्ड होता है। तो धीरे धीरे पूरा का पूरा तीनों टिश्यूज, एक कार्पस स्पॉन्जियोसम और दो कार्पस कैवर्नोसम, दोनों बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं। एंड स्टिफनेस विल रिजल्ट इन व्हाट? द इरेक्शन ऑफ द पीनिस। तो इरेक्शन ऑफ पीनिस कैसे होता है? ड्यू टू रश ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। रश ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज, है ना। This rush of blood through arteries, what it does, it makes carpus spongiosum. And कार्पस कैवर्नोसा, इनका क्या करेंगे? इनको स्टिफ कराएंगे, हार्ड कराएंगे। विद द रिजल्ट पूरा का पूरा पीनिस इरेक्ट हो जाएगा। तब जाके ये बंदा इस इरेक्ट पीनिस को अपने पार्टनर के वजाइनल कनाल के थ्रू इंट्रोड्यूस करके सीमेन को अंदर ट्रांसफर कर सकता है। अगर पीनिस इरेक्ट नहीं है, तब इस नॉन इरेक्ट पीनिस से सेमेन बाहर आ नहीं सकता, राइट। तो सेमेन को बाहर लाने के लिए पीनिस का इरेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब देर आर सम पर्सन, कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जिनमें पीनिस इरेक्ट होता ही नहीं है। वो लोग जिनमें पीनिस इरेक्ट ही नहीं होता, उनको हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं। इम्पोर्टेंट्स, इस डिजीज को हम इम्पोर्टेंसी बोलते हैं। इम्पोर्टेंसी एक
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब ये खतरनाक बीमारी नहीं है। इस बीमारी को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर सेमेन के अंदर स्पर्म्स है ही नहीं, एजोस्पर्मिया है, या स्पर्म्स मोटाइल है ही नहीं, स्पर्म्स मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस डिजीज को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। बंदे का पीनिस इरेक्ट नहीं हो रहा, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस से ट्रीट किया जा सकता है, राइट? तो ये थी कहानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो, जल्दी जल्दी करो, मुझे काम है। हो गया ना? किसका आंसर भाई? मैंने तो बोल दिया ना। तुमने जो क्वेश्चन पूछा था कि वास्ट डिफरेंस, क्या पूछा था जरा मैं देखूं पहले। या अल्लाह, एक मिनट भाई। हाँ सर, सेक्सुअल इरेक्शन के टाइम में दोनों वास्ट डिफरेंस से स्पर्म निकलता है या कोई एक से? दोनों वास्ट डिफरेंस से स्पर्म निकलेगा भाई, दोनों वास्ट डिफरेंस से भाई। एक वास्ट डिफरेंस एक टेस्टिस से निकलेगा तो उस टेस्टिस से स्पर्म्स आएंगे, दूसरा वास्ट डिफरेंस दूसरे टेस्टिस से निकलेगा तो उससे भी स्पर्म्स आएंगे। सीधी सी बात है, दोनों वास्ट डिफरेंस से स्पर्म्स निकलेंगे, क्योंकि दोनों वास्ट डिफरेंसेस टेस्टिस से ही अराइज होते हैं ना। एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स का इलाज नहीं है भाई। हाँ, अगर स्पर्म काउंट कम है, क्या बोलते हैं स्पर्म काउंट कम होने को? ऑलिगोस्पर्मिया, उसका इलाज है, उसको अच्छे से फूड्स देके ठीक किया जा सकता है। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ठीक है ना? क्लास छोड़ सकते हो बेटा। खुदा हाफिज।